नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने CTET गणित की एक विस्तृत स्टडी गाइड है। लेकिन हम इसे सिर्फ एक गाइड की तरह नहीं देखेंगे। सोचिए कि ये एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो न सिर्फ मंजिल मतलब 30 में से 30 अंक तक ले जाता है, बल्कि उस रास्ते को समझने में भी मदद करता है। इसमें गणित के सवाल तो हैं ही, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी चीज है उन सवालों को एक बच्चे के दिमाग तक पहुंचाने का तरीका, यानी पेडागोजी। आपने बिल्कुल सही कहा। इस गाइड का जो मूल मंत्र है ना, अवधारणाओं की स्पष्टता, वो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये शिक्षकों के लिए ज्यादा है। परीक्षा में ये नहीं परखा जाता है कि आप कितनी तेजी से गुणा भाग कर सकते हैं, बल्कि ये परखा जाता है कि क्या आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा किसी सवाल को देखकर क्यों लचता है और आप उस उलझन को सुलझाएंगे कैसे। ये गाइड उसी सोच को विकसित करने का एक जरिया है। 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हम समझेंगे क्या, यानी गणित की वो मुख्य अवधारणाएं जो इस परीक्षा की नींव है। फिर हम जानेंगे कैसे, मतलब इन अवधारणाओं को सिखाने की कला। और आखिर में हम बात करेंगे क्यों, यानी मूल्यांकन और त्रुटि सुधार के पीछे का असली दर्शन क्या है। तो शुरुआत करते हैं क्या से। पहली ही स्लाइड में एक ऐसा सवाल है जो दिखने में बहुत आसान है, लेकिन मैं जानती हूं यहां बहुत लोग गलती करते हैं। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। सवाल है, संख्या 29503 में 5 का स्थानीय मान और 32071 में 7 का अंकित मान, इनके बीच का अंतर क्या है? ये छोटा सा फर्क गणित की नींव के लिए इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से संख्या की पूरी संरचना की समझ शुरू होती है। स्लाइड में इसका हल बहुत साफ है। 29503 में 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान हुआ 500। लेकिन 32071 में 7 का अंकित मान सिर्फ 7 है, क्योंकि अंकित मान तो अंक का अपना खुद का मान है, वो कहीं भी हो। तो अंतर हुआ 500 - 7 = 493। पर इसका गहरा मतलब यह है कि क्या बच्चा समझ खा रहा है कि एक ही 5 का अंक कभी 5 हो सकता है, कभी 50, कभी 500, और ये सब उसकी जगह पर निर्भर करता है। यही तो दशमलव प्रणाली का आधार है। मुझे लगता है यही छात्र सबसे ज्यादा उलझते होंगे। अंकित मान शब्द थोड़ा भारी लगता है। क्या हम इसे याद रखने के लिए अंक का अपना चेहरा या फेस वैल्यू कह सकते हैं, जो कभी नहीं बदलता, जबकि स्थानीय मान उसकी जगह या प्लेस के हिसाब से बदलता है? बिल्कुल, यह याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। फेस वही रहता है, प्लेस बदलता रहता है। अगर शिक्षक इस तरह के सरल एनालॉजीज का इस्तेमाल करें, तो अवधारणाएं बच्चों के दिमाग में बस जाती हैं। चलिए इसी सेक्शन में एक और दिलचस्प सवाल देखते हैं, गुणनखंडों का योग। संख्या 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है। स्लाइड में इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1, 7 to the power 1 निकालने के बाद एक फॉर्मूला दिया गया है। 2 to the power 0 plus 2 to the power 1, 3 to the power 0 plus 3 to the power 1, 5 to the power 0 plus 5 to the power 1, 7 to the power 0 plus 7 to the power 1। अब ये फॉर्मूला तो साफ है, लेकिन क्या ये सिर्फ रटने की चीज है? कोई ऐसा तरीका है जिससे एक शिक्षक बच्चों को ये समझा सके कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है, बिना उन्हें डराए? बहुत अच्छा सवाल है ये फॉर्मूला असल में एक कहानी कहता है। सोचिए, 210 के गुणनखंड बनाने के लिए हमारे पास 4 खिलाड़ी हैं, 2, 3, 5 और 7। अब कोई भी गुणनखंड बनाने के लिए हम या तो इनमें से किसी खिलाड़ी को चुन सकते हैं, जैसे 2:1, या नहीं चुन सकते, यानी 2:0, जिसका मान 1 होता है। तो पहले ब्रैकेट 2:0 + 2:1 का मतलब है कि गुणनखंड में या तो 2 होगा या नहीं होगा। इसी तरह बाकी ब्रैकेट्स का भी यही मतलब है। जब हम इन सबको गुणा करते हैं, तो हम असल में उन सभी संभावित टीमों को बना रहे हैं जो इन खिलाड़ियों से बन सकती हैं, और फिर उन सभी टीमों के स्कोर को जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये कॉम्बिनेशंस बनाने का एक तार्किक तरीका है। वाह, इस तरह से देखने पर तो ये फॉर्मूला डरावना नहीं बल्कि खेल जैसा लगता है। तो इसे हल करने पर 1 + 2 × 1 + 3 × 1 + 5 × 1 + 7 यानी 3 × 4 × 6 × 8 जो कि 576 आता है। ये तरीका वाकई अवधारणा को साफ करता है। अब इसी तरह एलसीएम पर आते हैं। 108 और 144 का एलसीएम निकालने के लिए स्लाइड में अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात लेने का नियम बताया गया है। जैसे 108 2² × 3³
और 144 2 4 गुणा 3 स्क्वायर के लिए हम 2 4 और 3 क्यूब लेते हैं। ये नियम काम क्यों करता है? हम छोटी घात क्यों नहीं ले सकते? सोचिए, एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों 108 और 144 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना? तो विभाजित होने के लिए एलसीएम के पास कम से कम उतने अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए जितने 108 और 144 के पास हैं। 144 को विभाजित करने के लिए हमें 4 2 यानी 2 4 चाहिए ही चाहिए। अगर हम सिर्फ 2 2 लेते तो वो 108 को तो विभाजित कर देता, पर 144 को नहीं कर पाता। इसलिए हमें हर अभाज्य गुणनखंड की टीम में से सबसे बड़ी टीम को चुनना पड़ता है ताकि कोई भी नंबर नाराज ना हो। इसीलिए उच्चतम घात लेना जरूरी है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। तो 2 to the power 4 into 3 क्यूब यानी 16 into 27, हमारा उत्तर 432 आ गया। अब इसी स्लाइड पर एक और कमाल की ट्रिक है, शेषफल प्रमेय। सवाल है, अगर किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? स्लाइड कहती है, सीधे 29 को 8 से भाग दे दो, जवाब 5 आ जाएगा। ये तो जादू जैसा है। हाँ, ये गणित का जादू है जो तर्क पर आधारित है। देखिए, जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसे हम लिख सकते हैं 56x कोई संख्या प्लस 29। अब इस पूरी चीज को 8 से भाग देना है। इसका पहला हिस्सा जो 56n2 कोई संख्या है वो 8 से पूरी तरह कट जाएगा क्योंकि 56 खुद 8 से कट जाता है। तो जो भी शेष बचेगा वो सिर्फ दूसरे हिस्से यानी 29 से ही आएगा। इसलिए हमें पूरी संख्या जानने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे पहले शेषफल को ही नए भाजक से भाग दे देते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय बचाने वाला एक शानदार हथियार है। आप विश्लेषण और पैटर्न वाली स्लाइड पर आते हैं जिसमें माध्यिका का सवाल है। आंकड़े हैं 12, 5, 18, 10, 22, 8, 15। स्लाइड में सबसे पहला कदम है इन्हें आरोही क्रम में लगाना। 5, 8, 10, 12, 15, 18, 22 और बीच की संख्या 12 हमारी माध्यिका है। क्या ये क्रम में लगाना ही वो सबसे आम गलती है जो छात्र करते हैं? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि 10 में से 7 छात्र जो इस सवाल में गलती करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। वे जल्दी में बिना क्रम में लगाए बीच की संख्या उठा लेते हैं। माध्यिका का मतलब ही है मध्य का अंक, और मध्य का अंक तभी पता चलेगा जब सब कुछ एक लाइन में खड़ा हो। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन ये ध्यान और अनुशासन की परीक्षा लेता है। तो अब तक हमने जो भी सवाल देखे, चाहे वो स्थानीय मान हो, एलसीएम हो या माध्यिका, वे सिर्फ गणना नहीं करवा रहे, वे तार्किक सोच के तरीके की जांच कर रहे हैं। इन सवालों को हल करना एक बात है, लेकिन एक शिक्षक के लिए असली चुनौती ये है कि वे इन अवधारणाओं को एक बच्चे के दिमाग में कैसे उतारे। जैसे समय की गणना का सवाल है, 15 जनवरी रात 10:40 से 17 जनवरी सुबह 6:20 तक कुल 31 घंटे 40 मिनट। यह हमारे लिए गिनना आसान हो सकता है, लेकिन एक 8 साल के बच्चे के लिए यह समय का एक अमूर्त जाल है। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, कैसे? गणित को सिखाने की कला। बहुत सुंदर तरीके से आपने से जोड़ा। गणित की पेडागोजी का यही सार है, अमूर्त को मूर्त बनाना। तो अगली स्लाइड में एनसीएफ 2025 का एक बड़ा उद्देश्य बताया गया है, विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। इसका मतलब सिर्फ अंकगणित नहीं है, तो फिर इसका असली गहरा मतलब क्या है? ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलना नहीं है, ये दुनिया देखने का नजरिया बदलना है। जब एक बच्चा गणितीकरण सीखता है तो वो सिर्फ 2 + 2 = 4 नहीं सीखता। वो सीखता है कि अगर 2 सेब और 2 संतरे 4 फल हैं तो 2 कुर्सियां और 2 मेज भी 4 चीजें हैं। वो 2 और 4 के अमूर्त विचार को भौतिक दुनिया से अलग करना सीख जाता है। यही असली जादू है, दुनिया को पैटर्न और सिस्टम के रूप में देखना, न कि सिर्फ अलग अलग चीजों के ढेर के रूप में। इसी से जुड़ा एक और विचार है, सामुदायिक संसाधन का इस्तेमाल। जैसे कक्षा में किसी स्थानीय दुकानदार या कारीगर को बुलाना। पर क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि ये सिर्फ एक मजेदार गतिविधि बनकर रह जाए और असली पढ़ाई न हो पाए? यह शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करता है। एक अच्छा शिक्षक उस गतिविधि को पाठ्यक्रम से जोड़ेगा। जब एक बुनकर रहता है तो वो सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं दिखा रहा होता है। शिक्षक बच्चों से पूछ सकता है, देखो इस डिजाइन में कौन सी आकृति बार बार आ रही है, क्या इसमें समरूपता है? जब एक दुकानदार आता है तो बच्चे असल जिंदगी में प्रतिशत, छूट और लाभ हानि का हिसाब किताब देखते हैं। यह गणित को जीवंत बनाता है। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की।
स्लाइड में आगमन विधि का जिक्र है, जो विशिष्ट उदाहरणों से एक सामान्य नियम की ओर जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डिडक्टिव मेथड यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना प्राइमरी स्कूल में कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगमन विधि खोज करने और अवधारणा बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, खासकर जब कोई नया विषय शुरू कर रहे हो। इससे बच्चों को लगता है कि नियम उन्होंने खुद बनाया है। लेकिन एक बार जब नियम स्थापित हो जाता है तो अभ्यास के लिए निगमन विधि बहुत प्रभावी होती है। जैसे एक बार बच्चों ने समझ लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर शिक्षक उन्हें अलग अलग सवाल दे सकता है। जहां 2 कोण दिए हों और तीसरा निकालना हो, वो निगमन विधि है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। अब आते हैं ज्यामिति पर। वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन। स्लाइड में स्तर 4 यानी चाक्षुषीकरण की बात की गई है, जहां बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट से पहचानता है। तो एक शिक्षक के तौर पर आप एक बच्चे को इस स्तर 0 से अगले स्तर पर ले जाने में कैसे मदद करेंगे? मतलब क्लासरूम में ये कैसा दिखेगा? वाज़ा है, इसलिए यह एक आयत है। उसे गुणों से मतलब नहीं। उसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए आपको उसे चीजों से खेलने देना होगा। आप उसे कागज के बहुत सारे त्रिभुज, वर्ग, आयत देंगे और कहेंगे, इनको इनके जैसे दिखने वालों के हिसाब से अलग अलग करो। फिर आप पूछेंगे, अच्छा तुमने इन सबको एक साथ क्यों रखा? इनमें क्या खास बात है? तब बच्चा शायद कहे, इन सब में 4 कोने हैं, या इनकी ये 2 भुजाएं लंबी और 2 छोटी हैं। यहीं से वह दिखावट से गुणों की ओर बढ़ना शुरू करता है। यह विश्लेषण का पहला कदम है। यानी शिक्षक सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि सवालों के जरिए बच्चे को खुद खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ये समझना कि बच्चे सोचते कैसे हैं एक बात है, लेकिन तब क्या करें जब वे गलती करते हैं, जो कि वे करेंगे ही। और यहीं से हम अपनी चर्चा के तीसरे और आखिरी हिस्से में आते हैं, क्यों, यानी त्रुटि सुधार और मूल्यांकन का दर्शन। स्लाइड में एक केस स्टडी है। एक बच्चे को 162 लिखने को कहा गया और उसने 10062 लिख दिया। शिक्षक के तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है निदान, डायग्नोसिस। सजा या डांट नहीं, ये समझना कि गलती क्यों हुई। बच्चे ने 100 और 62 को बस अगल बगल लिख दिया। इससे साफ है कि उसे स्थानीय मान की गहरी समझ नहीं है। मुझे याद है एक बार एक छात्र ने 205 को 2005 लिख दिया था। उसका तर्क था कि 5 में एक ही अंक है तो वो आखिरी जगह पर जाएगा, और बीच में खाली जगह भरने के लिए उसने 2 शून्य लगा दिए। ये दिखाता है कि बच्चे सिर्फ गलती नहीं करते, वे अपना एक तर्क बना रहे होते हैं। हमारा काम उस गलत तर्क को समझना और उसे सही करना है। और स्लाइड में इसका उपाय दिया गया है, मूर्त सामग्री का उपयोग करें। यहीं पर गिनतारा मतलब एबकस जैसे उपकरणों की भूमिका आती है। बिल्कुल, गिनतारा स्थानीय मान के अमूर्त विचार को ठोस बना देता है। जब बच्चा अपने हाथ से इकाई की छड़ में 2 मोती, दहाई में 6 और सैकड़े में 1 मोती डालता है, तो वह सिर्फ 162 लिख नहीं रहा होता है, वह उसे बना रहा होता है, उसे महसूस कर रहा होता है। यह अनुभव किताब में लिखे 100 नियमों से ज्यादा शक्तिशाली है। और अंत में बात करते हैं मूल्यांकन की। स्लाइड में नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट का जिक्र है। ये एक सामान्य यूनिट टेस्ट से कैसे अलग है? देखिए, एक यूनिट टेस्ट का उद्देश्य अक्सर ये जानना होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, और उसे ग्रेड या अंक दिए जाते हैं। लेकिन एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चा कहाँ और क्यों नहीं सीख पा रहा है। इसके नतीजे ग्रेड के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षक की अपनी योजना बनाने के लिए होते हैं। अगर टेस्ट से पता चलता है कि कक्षा के 10 बच्चों को भिन्नों को जोड़ने में दिक्कत है, तो शिक्षक उन 10 बच्चों के लिए एक अलग अतिरिक्त कक्षा की योजना बना सकता है। यह मूल्यांकन का एक बहुत ही सकारात्मक और सहायक रूप है। तो कुल मिलाकर इस गाइड ने हमें गणित के क्या, कैसे और क्यों का एक पूरा चक्कर लगवाया। हमने देखा कि एलसीएम की उच्चतम घात या शेषफल प्रमेय के शॉर्टकट जैसे नियम तभी काम आते हैं जब उनके पीछे का तर्क पता हो, और इन नियमों को सिखाने के लिए आगमन विधि से खोज करवाना, वैन हिले के स्तर को समझना और गलती होने पर मूर्त सामग्री का सहारा लेना कितना जरूरी है। और पेडागोजी के ये कीवर्ड्स, एनसीएफ का गणितीयकरण, वैन हिले की दिखावट, आगमन विधि का उदाहरण से नियम और त्रुटि सुधार के लिए मूर्त सामग्री, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सफल शिक्षक के हथियार हैं। ये इस परीक्षा की आत्मा है।
और अंत में स्लाइड का वह विचार बहुत गहरा है। गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह तर्क और समझ की भाषा है। ये बात वाकई सोचने वाली है। एक शिक्षक के तौर पर आपको पहले उस भाषा को खुद महसूस करना होगा, तभी आप उसे दूसरों को सिखा पाएंगे। ये सिर्फ सवाल हल करवाना नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका विकसित करना है। बिल्कुल। जब आप गणित को इस नजरिए से देखते हैं तो ये एक खूबसूरत और रचनात्मक विषय बन जाता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्लाइड्स में स्थानीय कारीगरों को कक्षा में बुलाने का सुझाव दिया था। सोचिए, एक कुम्हार जो चाक पर बर्तन बनाता है या एक बुनकर जो करघे पर कपड़ा बुनता है, वो कौन सी एक गणितीय अवधारणा को पारंपरिक किताब से बेहतर सिखा सकता है और वो उसे कैसे समझाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।